फर्क पड़ता है, सही नेता आता है, सही पार्टी आती है तो देश आगे बढ़ता है, और सही पार्टी नहीं आती है तो देश घुटने टेकने लगता है। कभी किसी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? कभी सोचा था? कभी सोचा था कि गांव की जमीन पर बना हुआ मकान, उस पर कोई लोन ले सकेगा? ये स्वामित्व योजना भारत के किसानों को कितनी बड़ी ताकत मिलती है, इस बात को समझना। अभी अभी लक्ष्मण जी ने आपको ओबीसी कमीशन के बारे में डिटेल में बताया, उन्होंने सारी चीजें आपके सामने चर्चा की है। ओबीसी मोर्चा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसने मना किया था कि संवैधानिक दर्जा न दिया? आज के हमारे ओबीसी के सभी मंत्रियों का स्वागत समारोह में उपस्थित ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के लक्ष्मण जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे भूपेंद्र यादव जी, भारत सरकार में मंत्री, हमारे मोर्चा के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा के सदस्य अरुण सिंह जी, बहन दर्शना जरदोश जी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, साध्वी जी, निरंजन ज्योति जी, श्रीपाद नायक जी, मुरलीधरन जी, श्यामलाल गुप्ता जी, संगम लाल गुप्ता जी, आदेश गुप्ता जी, सम्मानित मंच, सभी नवनियुक्त मंत्रीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज एक ऐतिहासिक बिल राज्यसभा में पास हुआ है, जिसमें जो स्प्लिट डिसीजन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था, जिसके इंटरप्रिटेशन में प्रदेश सरकारों को ओबीसी मोर्चा और हमारे बैकवर्ड कास्ट के बारे में कैटेगराइजेशन करने का अधिकार केंद्र के पास है, ऐसा जहां ध्वनित होता था, उसको ठीक स्पष्ट रूप में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज किया है। और उसके लिए उन सारी चीज़ों के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ, देर हुई, उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ। 27 ओबीसी मंत्री बने हैं, ये छोटी घटना नहीं है। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि देखो, जिसको राजनीतिक फैसलों के बारे में रुचि हो और राजनीतिक कार्य के बारे में जिसको रुचि हो, उसको ही ये समझ में आता है कि किसी व्यक्ति के आने से और किसी व्यक्ति के जाने से क्या फर्क पड़ता है। अब आज भारत के मंत्रिमंडल में 35% ओबीसी मंत्री हैं। अब आधे मंत्रिमंडल बनाने वाले तो ये कहते मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, तो सोचा ही नहीं था इसलिए घर बैठा दिया। कोई कहेगा कि ये इसमें बड़ी क्या बात है, बड़ी बात नहीं है तो तुम कर लेते। कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व देने का प्रयास हुआ है, सभी स्टेट्स को जोड़ने का प्रयास हुआ है, सभी रीजन को जोड़ने का प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए संगठन के साथ चर्चा करते हुए घंटों लगाए हैं, तब जाकर के ये भारत का गुलदस्ता बना। और इतना ही नहीं, सिर्फ इसी की चिंता नहीं हुई, 12 एससी मंत्री बने हैं। अभी आपसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, हमारे 8 एसटी मंत्री बने हैं, 11 महिलाएं बनी हैं, युवाओं की संख्या है। अब पहले क्या एससी मंत्री 8 बने थे, 12 बने थे? किसने रोका था? क्या पहले 8 मंत्री महिलाएं हुआ करती थी? किसने रोका? 11 मंत्री हुआ करती थी, किसने रोका? हमारे माइनॉरिटी से रिप्रेजेंटेशन हो, इसकी चिंता की जाए, 5 मंत्री हमारे माइनॉरिटी से हैं, किसने रोका था? उस सोच ने रोका था जो सोचते हैं कि पार्टी चलाना, देश चलाना ये एक ही परिवार का काम है, बाकी और किसी का काम नहीं। मैं चर्चा कर रहा था, मैं सोच रहा था यहाँ बैठा मैंने भी, जब हम एससी मोर्चा के भी स्वागत के कार्यक्रम कर रहे थे तो उसमें मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था कि लोगों ने अपने आपको किसान नेता के रूप में साबित करने का प्रयास किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। लोगों ने अपने आप को दलित नेता के रूप में उभारने का प्रयास किया, दलितों के लिए कुछ नहीं किया।
लोगों ने प्रयास किया कि वो एसटी ट्राइबल के दृष्टि से वो नेता बन सके, उन्होंने कोई उसके लिए प्रयास नहीं किया। कोई युवा नेता बनने की कोशिश की, युवाओं का कुछ नहीं किया। और एक परिवार तो ऐसा है कि उसके परिवार में यदि युवा हो तो युवा नेतृत्व तो चाहिए, अगर मध्य उम्र का हो तो मध्य उम्र का चाहिए, जो परिवार में आवश्यकता हो वही नेता चाहिए, बाकी कोई चाहिए ही नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि मोदी जी ने, लोग कहते थे किसान नेता किसान नेता किसान नेता, किसान के लिए अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, ही आपको समझना। और फिर मैं कह रहा हूँ, कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस का झुंझुना क्या होता था, चुनाव आया कर्जा मुक्त कर देंगे, कर्जा मुक्त कर देंगे। क्या होती थी उसके आंकड़े, 57,000 करोड़ रुपए एक बार दिया, छुट्टी पाई, चुनाव में खत्म हो गया। आज 1,40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। और अभी अभी 19,500 करोड़ रुपए अभी अभी शायद 2 दिन पहले 9.5 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए उनके खाते में सीधा डाला है। ये व्यवस्था किसने की कि 2400 का बैग 1200 में आज मिल रहा है। यानी अगर आप 2400 में बैग खरीदने जाते थे तो आपको एक बैग मिलता था, आज 2400 रुपए लेकर के जाओ, 2 बैग यूरिया का DAP का खरीद करके आओ। ये परिस्थिति ला सकती है। कभी किसी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? कभी सोचा था? कभी सोचा था कि गांव की जमीन पर बना हुआ मकान, उस पर कोई लोन ले सकेगा? ये स्वामित्व योजना भारत के किसानों को कितनी बड़ी ताकत मिलती है, इस बात को समझिए। अभी अभी लक्ष्मण जी ने आपको ओबीसी कमीशन के बारे में डिटेल में बताया, उन्होंने सारी चीजें आपके सामने चर्चा की है। ओबीसी मोर्चा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसने मना किया था कि संवैधानिक दर्जा न दिया? क्या कर रहे थे आप? कैसा शासन चला रहे थे? और जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो लोकसभा में विपक्ष में कांग्रेस ने इसको अपोज किया। इस बात को भी समझना चाहिए। इतना ही नहीं, राज्यसभा में पहले सिलेक्ट कमेटी में भेजा और सिलेक्ट कमेटी से लौटने के बाद फिर विरोध किया। उसके बावजूद जब हमारी राज्यसभा में संख्या हुई और हम सामर्थ्यवान बने आप लोगों के आशीर्वाद से, तो संवैधानिक दर्जा मिला है। इस बात को समझना मित्रों, इसलिए आपसे ये चर्चा कर रहा हूं क्योंकि क्या फर्क पड़ता है किसके आने से और जाने से, इस बात को समझना चाहिए। क्यों अपोज कर रहे थे संवैधानिक दर्जा? क्यों उस पर संवैधानिक दर्जा के माध्यम से लोगों को न्याय मिले, इसमें रुकावट रोड़ा क्यों बन रहे थे? केंद्रीय विद्यालय में 27% का आरक्षण मिल सके हमारे बच्चों को, इसमें कौन रुकावट ला रहा था? विश्वविद्यालय में हमारे प्रोफेसर्स को आरक्षण मिल सके, इसमें रुकावट कौन ला रहा था? क्रीमी लेयर का स्तर 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख किया, ये पहले आपको क्यों नहीं ख्याल आया? नीट में पहले तो नीट किसने लगाया? मोदी जी ने लगाया। और नीट में ओबीसी को आरक्षण हो, यह भी व्यवस्था की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण की बात कीजिए, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान, ये महिला का सशक्तिकरण नहीं है तो और क्या? धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे, इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, इन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई, 8 करोड़ लोगों को गैस का डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये महिलाओं का सशक्तिकरण है कि नहीं है? जो जंगलों में जाकर लकड़ियां काट करके लाया करती थी और लकड़ी जला करके अपने फेफड़ों में धुआं लिया करती थी, आज वो गैस के चूल्हा जला करके पति को, बच्चों को समय पर स्कूल भेजने की व्यवस्था कर पाती है। ये गांव में परिवर्तन आया है, ये हमको समझना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल पूरी ताकत के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएगा, अंजाम देगा और उसको हम सब लोग पूरी ताकत के साथ लगा करके आगे बढ़ेंगे। मैं मोर्चा के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी एक बात ध्यान रखिए, हमारा काम पिछड़ों में, सभी समाज के, सभी प्रदेश के, सभी वर्गों में और सभी जातियों में हमारा काम बढ़ना चाहिए। ये पार्टी की आवश्यकता नहीं है, ये देश की आवश्यकता है। इसलिए हमारा काम बढ़ना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चलना, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग कॉन्शियस तरीके से, सभी जातियां निकालिए कौन सी पिछड़ी जाति छूट गई है,
कौन सी पिछड़ी जाति है जिसको हमको अपने साथ लेना है, किसको हमको और जोड़ना है, कौन सा प्रदेश कमजोर रह गया जहां हमको जोड़ना है, कौन से लोगों को हमको साथ लेना है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में हम उस विचारधारा को लेकर चले हैं, एकात्म मानववाद के विचार को लेकर के, जो अंत्योदय में परिवर्तित हुआ और अंत्योदय के बाद वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में उसका अनफोल्डमेंट हुआ है, उसको लेकर के चलने का प्रयास हुआ है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस खुशी के मौके पर आपका जहां मैं अभिनंदन करता हूं, वहीं आपसे आह्वान करता हूं कि आप जन जन तक इन बातों को पहुंचाएं। फर्क पड़ता है, सही नेता आता है, सही पार्टी आती है तो देश आगे बढ़ता है, और सही पार्टी नहीं आती है तो देश घुटने टेकने लगता है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाता है, भ्रष्टाचारी देश कहलाने लगता है। हमने एक लंबी यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में की है और देश को गौरव का प्रदान करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उसको संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी होगी, उसको आप पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।